उपनिषद। उपनिषद ये क्या होता है? उपनिषद इसका मतलब होता है उप जोड़नी जोड़ सद, अर्थात उप मतलब उपदेश, नी मतलब निकट, और सद मतलब क्या होगा? बैठाना, यानी पास बिठाकर उपदेश देना ही उपनिषद था। अपना टॉपिक है आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है वैदिक एज। क्या है? वैदिक एज। तो गाइज सॉरी पोस्ट वैदिक एज। लास्ट लेसन आपको याद होगा हमने क्या देखा था? वैदिक एज के बारे में, वैदिक एज के बारे में, है ना? वैदिक एज, वैदिक एज को हमने दो भाग में बांटा। एक था अपना पोस्ट वैदिक एज और एक अपना वैदिक एज था जिसे हम लोग ऋग वैदिक एज बोलते हैं। ऋग वैदिक एज, ऋग वैदिक एज जो कि हम लोग देखे थे 1500 बिफोर क्राइस्ट से 1000 बिफोर क्राइस्ट तक। पोस्ट वैदिक एज जो कि हम लोग देखेंगे 1000 से 600 बिफोर क्राइस्ट तक। तो आज हमें ये कवर करना, तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। आज का अपना टॉपिक है पोस्ट, जस्ट ए मिनट, आज का अपना टॉपिक है पोस्ट वैदिक एज, उत्तर वैदिक काल। गाइज ये जो उत्तर वैदिक काल है इसमें ऋग्वेद के अलावा जो बाकी 3 वेद थे वो लिखे गए। जैसे पहला लिखा गया इसमें सामवेद, दूसरा लिखा गया यजुर्वेद, सॉरी उल्टा मैंने लिख दिया। इस एज में पहले लिखे गए थे यजुर्वेद, देन आफ्टर लिखा गया सामवेद, और देन आफ्टर लिखा गया अथर्ववेद। तो देखते हैं कि करके सारे को हम लोग देखते हैं। जय हिंद एवरीबॉडी, जय हिंद आदित्य, जय हिंद अमन, जय हिंद। देखिए करके सबों को देखेंगे। यजुर्वेद जो है अपना, यजुर्वेद वो क्या है? यजुर्वेद में पूरी तरीके से बताया गया है कि जो भगवान का बात ऋग्वेद में किया गया था उन भगवानों का हम लोग पूजा कैसे करेंगे, यानी इसमें वर्कशिप का तरीका बताया गया, यानी पूजा करने का तौर तरीका बताया गया। दूसरा सामवेद में क्या बताया गया? तो इसमें बताया जा रहा है सामवेद में गाना, यानी मंत्र जो पढ़ेंगे उसको पढ़ने का तरीका क्या होगा, यानी सॉन्ग के बारे में, मंत्रों को पढ़ने के तरीके के बारे में। लेकिन जो अथर्ववेद है इसमें क्या बताया गया है? ब्लैक मैजिक, इसमें बताया गया है मैथमेटिक्स, मेडिसिन, सर्जरी, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जैसे मैथमेटिक्स। तो ये सब उसे समझने के लिए हमने देखा। पिंकी जय हिंद। तो हमने क्या देखा पोस्ट वैदिक एज में? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसके अलावा इन वेदों को समझने के लिए इसी एज में लिखा गया ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ। दूसरा लिखा गया आरण्यक, आरण्यक। उपनिषद, उपनिषद ये क्या होता है? उपनिषद इसका मतलब होता है उप जोड़नी जोड़ सद, अर्थात उप मतलब उपदेश, नी मतलब निकट, और सद मतलब काल महाकाल, जय हिंद। सद मतलब क्या होगा? तो पास, यानी पास, सॉरी बैठाना, उल्टा मैंने बोल दिया। सद मतलब होता बैठाना, यानी पास बिठाकर उपदेश देना ही उपनिषद था। इस उपनिषद में मेनली क्या होता था? स्टूडेंट का
सवाल होता था, टीचर का जवाब होता था, और इन सवाल जवाब को एक ग्रंथ में लिखा जाता था, वही ग्रंथ उपनिषद कहलाया। ये जो सवाल मेनली होता था वो सारा का सारा क्वेश्चन होता था रिलेटेड टू वेदाज, वेद से रिलेटेड सवाल हुआ करता था इसमें। और उसी सवाल के जवाब को, अमित जय हिंद, उसी सवाल के जवाब को समझने के लिए टीचर और स्टूडेंट के बीच में कन्वर्सेशन जो होता था, उस कन्वर्सेशन के माध्यम से हमें समझ में आता है कि वेद क्या होता है। और सबसे मेन बात, उपनिषद की वजह से हमें पता चलता वेदों का लॉजिकल डिफिनेशन। लॉजिकल उपनिषद में क्या है कि वेदों को समझाया गया है, कर्म कांडों का विरोध किया गया है। जो समाज में कुछ ब्राह्मणों के द्वारा कर्मकांड ला दिए गए थे, उन कर्मकांडों के विरोध में कुछ अच्छे ब्राह्मणों के द्वारा उपनिषद लाया गया। इसका मतलब समाज में विरोधाभास था, समाज में कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन था। और उस कॉन्ट्राडिक्शन को हम लोग जानेंगे क्यों आया। तो उसके पहले आप जानो इनका ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन। ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन समझिएगा सभी। ऋग्वेदिक एज के लोग जो थे वो केवल और केवल सिंधु किनारे थे, लेकिन पोस्ट वैदिक एज के लोग, उत्तर वैदिक काल के लोग गंगा और यमुना में फैले। वो फैल इसलिए पाए क्योंकि उन्हें मिल गया था आयरन, और आयरन एक रिवॉल्यूशन लेते आया। जब आयरन इंट्रोड्यूस हुआ तो लोग चारों तरफ जाना शुरू किए, चारों तरफ घूमना शुरू किए, दूर दूर तक जाना शुरू किए। दूर दूर तक जाने के क्रम में क्या होने लगा, लोग जंगलों को, आयरन की वजह से जंगलों को काट रहे थे, दूर दूर तक फैलने लगे। और फैलने की वजह से अभी तक जो एग्रीकल्चर कंज्यूमेबल था, जो यानी इंसान खुद के लिए जो केवल खेती करता था, अब एग्रीकल्चर जो था इस आयरन की वजह से सरप्लस हो गया। सरप्लस यानी इंसान अब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को सेल करने लगा, बेचने लगा, जिससे इंसानों के पास बहुत अधिक मात्रा में पैसा आने लगा। और इस पैसे के आने की वजह से समाज में कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट होने लगा, डिविजन्स आने लगे। जैसे कि आप देखते हो कि जब लोग जॉइंट फैमिली में, मतलब जैसे इकोनॉमिकल स्थिति सही नहीं है, जॉइंट फैमिली में है, उस फैमिली में किसी का अगर इकोनॉमिकल स्थिति अच्छा होने लगा तो वो अपना फैमिली अब सेपरेट करने लगता है, जॉइंट फैमिली से सिंगल फैमिली बन जाता है। वही चीज है, पैसा आया, लोग बदलने लगे, लोग भटकने लगे, एक जगह से दूसरी जगह को मूव करने लगे। यहां पे बातों को समझिएगा कि ये जो फैले यूपी बिहार वाले रीजन तक, लोहे की वजह से, एग्रीकल्चर में सरप्लस एग्रीकल्चर होने की वजह से लोगों के पास पैसा आने लगा, और पैसा के साथ साथ लोगों का जो संतोष था, सेटिस्फेक्शन था, वो खत्म होने लगा। कैसे खत्म हो रहा था? क्योंकि इंसानों के पास क्या हो गया, अब मान लो जैसे वैश्य है, वैश्य के पास बहुत अधिक पैसा आ गया। ये वैश्य अब बोला कि मैं क्यों क्षत्रियों से नीचे कहलाऊं, ब्राह्मणों से नीचे कहलाऊं, मैं क्यों क्षत्रियों और ब्राह्मणों को दान दूं? क्योंकि इस एज में क्या हुआ, दान देने का पूरा प्रेशर एक ही कास्ट पर पड़ा, और वो कहलाया वैश्य। समाज बिल्कुल चार तरीके से बढ़ चुका था। कौन कौन सा? ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, वैश्य में और शूद्र में। ब्राह्मणों का काम अब जो सोसाइटी समय आया, अब पूरी तरीके से फिक्स हो चुका था कि ये जन्म के आधार पर कोई बच्चा ब्राह्मण कुल में जन्म लिया तो ब्राह्मण ही कहलाएगा, क्षत्रिय में जन्म लिया तो क्षत्रिय ही कहलाएगा, वैश्य में जन्म लिया वैश्य ही कहलाएगा, और शूद्र में जन्म लिया तो शूद्र ही कहलाएगा। चूंकि ये ब्राह्मण है तो पंडिताई करेगा, क्षत्रिय है तो योद्धा बनेगा, वैश्य है तो व्यापार करेगा या एग्रीकल्चर यानी खेती करेगा, और शूद्र है तो सर्विस करेगा। ये फिक्स हो गया। यहां पर वैश्यों को ये भार सौंपा गया कि आप क्षत्रियों को दान दोगे, आप ब्राह्मणों को दान दोगे। शूद्रों पर भार सौंपा गया कि आप इन तीनों वर्गों की सेवा करोगे, तीनों वर्गों की सेवा करोगे।
अब इस टाइम पीरियड में, पोस्ट वैदिक एज में, इन दोनों के पास पैसा बहुत अधिक हो गया था। पैसे अधिक होने की वजह से इनके मन में आया कि मेरे पास तो इतना पैसा है जितना किसी ब्राह्मण के पास नहीं, किसी क्षत्रिय के पास नहीं, इनफैक्ट मेरे राजा के पास भी नहीं, तो मैं क्यों उनके अंदर हूं और मैं ही क्यों अपने पैसे को दान दूं। तो समाज में कहीं ना कहीं आपस में कॉन्ट्राडिक्शन होने लगा, और इस कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से एक रिवॉल्यूशन हुआ, एक मूवमेंट हुआ, जिसे हम लोग रिलीजियस मूवमेंट बोलेंगे, जो कि इसके बाद वाले लेसन में वही होगा। इस चैप्टर के जस्ट बाद वाला जो चैप्टर होगा वो ये होगा, रिलीजियस मूवमेंट पर होगा। इसी टाइम पीरियड में एक चीज तय कर दिया गया कि शूद्र और महिला दोनों को एक समान माना जाने लगा, दोनों की स्थिति को एक समान माना जाने लगा, दोनों को वेद पढ़ना मना था, दोनों को जनेऊ धारण करना मना था। तो इस तरह से समाज में देख रहे ऊंच नीच का भाव बहुत अधिक हो गया, महिलाओं का स्थिति बहुत अधिक गिर चुका था, सभा में अब बैठना अलाउ नहीं था, बाल विवाह स्टार्ट हो चुका था, सती प्रथा प्रारंभ हो चुका था, दहेज प्रथा बहुत जोर से चल रहा था, और साथ ही साथ हम लोग बोल सकते हैं कि विधवा विवाह समाप्त हो चुका था, विधवा विवाह समाप्त हो चुका था। साथ ही साथ यहां पर एक बात यह भी तय कर दिया गया कि गोत्र, एक गोत्र के लिए लोग हैं और एक गोत्र में कभी भी आपस में शादी नहीं होगा, इस बात को एकदम से कॉन्सोलिडेट कर दिया गया था। और क्या हुआ, ये तो था भाई सोशल रीजन, डेफिनेटली पैसा बढ़ा है तो इकोनॉमिकल रीजन भी बढ़ेगा। तो इकोनॉमी में क्या हुआ, इकोनॉमी ऐसा आ गया कि यहां पर अब करेंसी चलने लगा। इतने बड़े इकोनॉमी बिना करेंसी के चल नहीं सकती थी, तो अब करेंसी इंट्रोड्यूस हो चुका था, करेंसी इंट्रोड्यूस हो चुका था। दूसरा, अपना जो बिजनेस चल रहा था वो फॉरेन ट्रेड। अर्ली वैदिक एज में या ऋग वैदिक एज में फॉरेन ट्रेड नहीं था, लेकिन इस टाइम में इंटरनेशनल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड चल रहा था। साथ ही साथ इंसान चावल, गेहूं, दाल, इन सबों का खेती करने लगे थे। जो लैंड होता था ऋग वैदिक एज में समाज का होता था, लेकिन पोस्ट वैदिक एज में पर्सनल होने लगा, मेरा तेरा, ये इस तरीके से पर्सनल होने लगा। यहां पर हमें पता चलता है कि लोग जो व्यापार कर रहे थे, उस व्यापार की वजह से राजनीति में भी चेंजेस आया। देखो, लोहे की वजह से इकोनॉमी में, देखो आयरन की वजह से हमारा जो इकोनॉमी था उसमें चेंजेस हो गया। इकोनॉमी में चेंजेस होने की वजह से सोसाइटी में भी चेंजेस आया। सोसाइटी और इकोनॉमी में अगर चेंजेस आएगा तो डेफिनेटली पॉलिटिकल पावर में भी चेंजेस आएगा, पॉलिटिकल पावर में भी चेंजेस आएगा, और वो आया। आपको याद होगा कल के क्लास में हमने पढ़ा था, परसों की क्लास में, कि ऋग वैदिक एज में राजा वही करता था जो सभा समिति गण विधत बोलती थी, लेकिन अब सभा समिति गण और विधत वही करता था, करने लगा जो राजा बोलती थी। यानी अब डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, ये सब खत्म हो चुका था। अब वंशानुगत यानी राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये कॉन्सेप्ट अब इंट्रोड्यूस हो गया था। लोग पुनर्जन्म में विश्वास करने लगे थे, और चूंकि लोग फैले, लोग जो पहले विश्व में थे, गांव में थे, वो अब फैल के जन बन गए, और यही जन जब अपना पद आगे बढ़ाएंगे तो जनपद कहलाएंगे। एक कुरीति, बहुत बड़ा कुरीति आया जिसका नाम है बलि प्रथा। बलि प्रथा, बहुत सारे यज्ञ किए जाने लगे जिसमें इंसान गायों की बलि दिया करते थे, भैंसों की बलि दिया करते थे। और इस बलि की वजह से क्या होता था, गायों या भैंसों का यानी गोधन का संख्या कम हो जाता था। गोधन का संख्या डिमांड दो जगह था, एक व्यापारी वैश्य वर्ग को, और एक बोल सकते हो ब्राह्मण वर्ग को।
ब्राह्मण वर्ग में जो गायों को दान दिया जाता था, डोनेट किया जाता था, फिर उसे सेल आउट कर दिया जाता था, बेच दिया जाता था, फिर उनका बलि भी हो जाता था। ऐसे में मार्केट में गाय का तो डिमांड है या गोधन का तो डिमांड है, डिमांड पूरा बढ़ते जा रहा है लेकिन सप्लाई घटते जा रहा था, और डेफिनेटली ऐसे स्थिति में जो प्राइस होगा वो बढ़ेगा और गायों का संख्या, प्राइस बढ़ जाता। सर आज इतना जल्दी क्लास क्यों हो रहा है, अचानक क्लास स्टार्ट हो गया? आदित्य क्लास के एंड में बताऊंगा, वेट ए मिनट। गायों का संख्या बढ़ते जा रहा था, सॉरी गायों का डिमांड बढ़ते जा रहा था लेकिन संख्या घटते जा रहा था, इसी कारण से प्राइस भी बढ़ने लगा और इस वजह से वैश्य वर्ग को, व्यापारी वर्ग को नुकसान हुआ। व्यापारी वर्ग इसका विरोध किए और वो विरोध हमें रिलीजियस मूवमेंट में यानी नेक्स्ट क्लास में दिखेगा। नेक्स्ट समझिएगा। अब क्या हुआ, पोस्ट वैदिक एज में यज्ञ बहुत महत्वपूर्ण हो गया। अगर आप यज्ञ नहीं कर रहे हो तो आप बकवास इंसान हो, बेकार इंसान हो। यज्ञ करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया और यज्ञ करोगे तभी समाज में इज्जत मिलेगा। और बात तो भाई इज्जत का है, पैसा तो कोई भी कमा लेता है, इज्जत कैसे कमाए? तो उसके लिए यज्ञ करना पड़ेगा। यज्ञ में बड़े पैमाने पे पशु बलि हो, बड़े पैमाने पर डोनेशन हो, तो दान वही दे पाएंगे जिनके पास माल होगा, और माल सबों के पास था नहीं तो सभी को यज्ञ कर नहीं पाते थे। कुछ लिमिटेड लोग ही यज्ञ करते थे और इसी कारण से उन लिमिटेड लोगों का वर्चस्व समाज में बना रहता था। सवाल है कौन सा यज्ञ और कितना दान? तो पहला आता है राजसु यज्ञ। राजसु यज्ञ राज्याभिषेक के टाइम में जब कोई व्यक्ति राजा बनता था, उसे मुकुट पहनाया जाता था, तब यह यज्ञ होता था जिसमें 1,00,000 गायें दान दी जाती थी। फिर एक होता था अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ वर्चस्व दिखाने के लिए, इसमें 1,50,000 गायें दान दी जाती थी। अब इतना इतना गाय दान देने के लिए आपके पास काफी पैसा होना चाहिए। पैसा नहीं है तो दान दे नहीं पाओगे तो यज्ञ कहां से कराओगे? तो इन यज्ञों की वजह से, और एक होता था वाजपेय यज्ञ। वाजपेय ये तो दौड़ के लिए था, मौज मस्ती वाला यज्ञ। अग्निष्टम यज्ञ आग में पशु बलि, और पुष्पमेध यज्ञ राजनीतिक वर्चस्व। इन यज्ञों में बहुत अधिक डोनेशन होता था, बहुत ही अधिक एक्सपेंसिव होता था ये यज्ञ, एक्सपेंसिव। और जिसकी वजह से, इस एक्सपेंसिव होने की वजह से, एक्सपेंस होने की वजह से हर कोई यज्ञ नहीं कर पाता था। यानी आप बोल सकते हो ऋग्वेदिक एज में जो रिलीजन था, ऋग्वेदिक एज में क्या था? पीस के लिए, एक समाज में इक्वालिटी लाने के लिए। लेकिन वही धर्म, रिलीजन पोस्ट वैदिक एज में क्या बन गया? वही धर्म पोस्ट वैदिक, उत्तर वैदिक काल में कॉमर्शियल हो गया। कॉमर्शियल यानी अब पैसा दिखने लगा। लोग पैसे के लिए पूजा पाठ, अपने वर्चस्व के लिए पूजा पाठ कर रहे थे। पहले वे पूजा होता था शांति के लिए, अब पूजा होता था लोगों को, किसी को नीचा दिखाने के लिए। पहले पूजा होता था समाज के भलाई के लिए, अब पूजा होता था अपने बड़ाई के लिए। यानी पूरी तरीके से धर्म का स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया पोस्ट वैदिक एज में। ऋग्वेदिक एज जितना ही सुपीरियर क्वालिटी का था, जो कि खुद ब्राह्मणों के द्वारा रचित था। ऋग्वेदिक एज की रचना भी ब्राह्मणों ने किया, उन्हीं में से कुछ ब्राह्मणों के द्वारा पोस्ट वैदिक एज का रचना हुआ। और ये पोस्ट वैदिक एज करप्ट था उतना ही जितना अधिक पवित्र था ऋग्वेदिक एज। ना दहेज था, दहेज आया कहां से? अब बिटिया विदा हो रही है, माँ बाप ने बोला कि अब हम क्या देंगे इसे, चलो कुछ दे देते, आखिरी बार ना जाने अब क्या देंगे, तो कुछ गिफ्ट के तौर पर दे दिए। ये हुआ था ऋग्वेदिक एज में। लेकिन इंसान, मानव एक लोभी प्राणी, लालची प्राणी होता है। लालच उसका खत्म नहीं होता है और बढ़ते ही जाता है। ये गिफ्ट जो कभी स्वेच्छा से होता था, अब ये कंपलसरी कर दिया गया पोस्ट वैदिक एज में। और उसके बाद के टाइम पीरियड में इस गिफ्ट में भी रेट लगने लगा। रेट कार्ड जारी हो गया कि आईएएस हो तो 2 करोड़ लोगे, असिस्टेंट कमांडेंट हो तो 1 करोड़ लोगे। इस तरह से रेट कार्ड आ गया और ये रेट कार्ड
ना जाने समाज में कितनी महिलाओं के हत्या का कारण बना, कितनी बेटियों को जलने का कारण बना है और कितने के का अविवाहित होने का कारण बना है। तो एक व्यवस्था था, जिस व्यवस्था को समय के साथ प्रथा बना दिया गया, एक बुरा व्यवस्था बना दिया गया एक अच्छी व्यवस्था को। तो ये था टोटल भाई पोस्ट वैदिक एज। पोस्ट वैदिक एज क्लियर है सबों का? कमेंट कीजिएगा। सबों का क्लियर है पोस्ट वैदिक एज? तो कमेंट कीजिएगा। और कुछ भी अगर सवाल है तो पूछ